Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss PYQs of Geography जो कि हमारा जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था PPSC का, तो उसके कुछ PYQs है जो कि जियोग्राफी से हैं। आइए देखते हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपेरेटिव अकाउंट है ऑफ द टेम्परेट एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ऑन ग्लोबल स्केल, उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो इस पर कोई ज़्यादा हम एक पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अपने को पता होना चाहिए और साथ में हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमें डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जियोग्राफी है तो वहां पर आपको डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर? अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करता हूं तो वो 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसकी बता रहे हैं और यहाँ पर हम 30 से ऊपर है ना, 35 रख लो, या 35 से लेके 60 तक हमारे को नॉर्दर्न एंड साउथ में क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने लैटिट्यूडनल इसको कंपेयर किया, फिर हमने बोला कि उसके आगे क्या होगा। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं यहाँ पर कंडीशंस क्या चाहिए होती है, तो वार्म ओशियन सरफेस चाहिए, वार्म ओशियन सरफेस होना चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और क्या होना चाहिए, देखो जब हमारी जो विंड जो एयर जो है राइज करेगी तो यहाँ पर अपर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलनी चाहिए, अपर डाइवर्जेंस। क्लियर? तो ये तो कंडीशंस होगी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो टेम्परेट साइक्लोन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर हमें कौन सी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बता दूं तो यहाँ पर हमारे को रेनफॉल देखने को मिलता है। अब यहाँ की रेनफॉल जो होगी वो हैवी रेनफॉल होगी, हैवी रेनफॉल होगी। यहाँ पर कौन सा क्लाउड होगा, क्यूमुलोनिम्बस। तो यहाँ पर कौन सा क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमें देखने को मिलेगा। ओके, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ टेम्परेट साइक्लोन के साथ में, तो यहाँ पर फ्रंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सी रेनफॉल होती है, फ्रंटल रेनफॉल होती है, फ्रंटल रेनफॉल होती है। और यहाँ पर क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एयर मासेस की रिक्वायरमेंट होती है। 2 एयर मासेस कौन से सर, एक होगा कोल्ड एयर मास और एक होगा वार्म एयर मास, वार्म एयर मास। तो यानी इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो जितना, टेम्परेचर डिफरेंस जो इनके बीच के जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास में साइक्लोन जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो क्लाउड्स बनते हैं वो दोनों बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस भी बनते हैं, प्लस साथ में क्यूमुलोनिम्बस होगा और साथ में निम्बोस्ट्रेटस भी बनेगा, निम्बोस्ट्रेटस भी बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जो रेनफॉल होगा वो हमारे को if we compared this temperate part with tropical part, तो टेम्परेट में थोड़ी सी लाइट रेनफॉल देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल पार्ट। ओके, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बच्चे एंड होगा, खत्म होगा, कब होगा खत्म, जब वो लैंड पे पहुंचेगा, है ना। तो ये जो साइक्लोन है ये चलता है फ्रॉम सी से लेके सी टू लैंड, है ना, सी में चलता है ये। ओके, मतलब कि अगर मैं बोलूंगा तो ये सी में होता है, जैसे मैं लैंड में जाएगा ये एंड हो जाएगा। और अगर मैं इसकी कंपैरिजन इसको कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं तो ये लैंड पे ही ये हमें लैंड पे भी देखने को मिलेगा और सी दोनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी भी कहीं भी 2 फ्रंट हमें देखने को मिलेंगे, चाहे 2 एयर मासेस देखने को मिलेंगे। जब उनके बीच में कन्वर्जेंस होगी तो हमारे को ये टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर मैं थोड़ी सी आपको बात करूंगा तो अब आपको इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है। कैसे कि आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये सरफेस है, ये ओशन है, ओशन सरफेस है, यहाँ पर अब ये वार्म है तो क्या होगा, यहाँ पर एयर जो है वो अपलिफ्ट करेगी। अब एयर जो है वो अपलिफ्ट कर रही है, एयर राइज कर रही है, तो यहाँ पर जाके एयर क्या हो रही, कंडेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाके एयर कंडेंस होगी, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब कंडेंस होगी तो प्रेसिपिटेशन होगी साइड में। ओके, अब यहाँ पर चलता है एडियाबैटिक रेट, है ना, एडियाबैटिक रेट। तो ये क्या था, ये था ड्राई एडियाबैटिक रेट। अब यहाँ से ये आपको पता ही है कि जब यहाँ से
वो कंडेंसेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी तो बाकी के वाटर वेपर्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और यहाँ से और ऊपर को थोड़ा सा और ऊपर को हमें राइज देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से क्या होगी, यहाँ से प्रेसिपिटेशन से यहाँ से हमें रेनफॉल वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा हमने बताया कि ये हमारे को यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिला है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या रहा है, कोरियोलिस के कारण ये स्ट्रक्चर सारा देखने को मिल रहा है। बच्चे ये जो बीच में वैक्यूम बना है, अब इसी वैक्यूम को भरने के लिए, इसी को फिल करने के लिए नीचे से जो वार्म एयर होगी वो ऊपर जाएगी और ऊपर से कंडेंस होके हवा नीचे को आएगी। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये साइक्लोन होगा। अब यहाँ पर जो ये एक ट्यूब जैसी बन रही है, इसको बोलते हैं साइक्लोन की आई, है ना, साइक्लोन आई के नाम से इसे कहा जाता है। तो ये हमने थोड़ी सी आपसे बात की कि किस तरीके से हमें साइक्लोन को बताना है वहां पर कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्लाउड बन रहा है, क्यूमुलोनिम्बस है, ये आई है। बच्चे जो आई में जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने आपको, जैसा कि क्वेश्चन को पूछा था कि हमें कंपेरेटिव अकाउंट बताना है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो वो हमने बता दिया। यही बात अगर मैं टेम्परेट की बताऊंगा तो यहाँ पर बच्चे कोरियोलिस को भी लिख लेना है ना, कोरियोलिस को भी, उसकी भी यहाँ पर बहुत वैल्यू होती है, तो कोरियोलिस को भी लिख लेना। तो ये हमने थोड़ा सा देखा इसके बारे में। अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ तो एक क्या होगा, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल वार्म एयर मास है और ये हमारा कोल्ड एयर मास है। तो कोल्ड जो होता है बच्चे वो नीचे आ जाता है और वार्म एयर मास जो है वो हमें उसको क्या करेगा, कोल्ड एयर मास उसको अपलिफ्ट करवा देगा। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट्स देखने को मिलते हैं और इस तरह से जो रेनफॉल होगा वो हमारे को, हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक टेम्परेट साइक्लोन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्लियर। तो बच्चे यही आपको अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम को मिस नहीं करना है। अब हमसे जो सिंपल पूछा गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो कोविड-19 पेंडेमिक, देखो सबसे पहले उसने बोला 200 वर्ड्स में लिखना है। अब कोविड-19 क्यों एग्जाम में था, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया है 2020 तो यहाँ पर कोविड-19 चला हुआ था। क्लियर। अब ये ह्यूमन जियोग्राफी से क्वेश्चन बना हुआ है। जो पिछला क्वेश्चन था ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन था, इसको फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी से जो क्वेश्चन था वहां पर हमने उसको डिकोड किया है। देखो बिल्कुल हो सके तो कम से कम शब्दों में इसको बिल्कुल लिखना है ना। 100 अगर वर्ड्स बोले हैं तो उसके करीब ही, बिल्कुल 100 नहीं होंगे, ऊपर नीचे 10-20 वर्ड चल पड़ते हैं, तो इतना ही आपका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ह्यूमन जियोग्राफी से क्वेश्चन बना है, उस टाइम पे बना था क्योंकि कोविड-19 का केस था, बट अभी तो ये सेम क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। बट हम थोड़ा सा माइग्रेशन को देखते हैं और थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि उस टाइम पे कोविड-19 के केस में हमें ऐसा क्यों शिफ्ट देखने को मिला था। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक हैज लेड टू शिफ्ट इन रीसेंट ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखो रीसेंट ट्रेंड क्या है कि अगर मैं बात करूंगा कि इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है ना, बट कोविड-19 के टाइम पे वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। ओके, तो हमने बोला कि सर ये जो सब्सिक्वेंट शिफ्ट आया है इन इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड में, ये प्राइमरली ड्रिवन होता है किस चीज के कारण, एक तो स्ट्रिक्ट मोबिलिटी। अब कोविड था, केसेस थे, तो सबसे पहले तो क्या बोला गया कि मोबिलिटी नहीं होगी, तो स्ट्रिक्ट रूल्स थे ओवर मोबिलिटी के कारण, है ना। मोबिलिटी के लिए बहुत सारे रूल्स जो थे वो लाए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस लाई गई थी। ओके, इकोनॉमिकली अगर मैं बोलूंगा तो कॉन्ट्रैक्शन था, तो इससे क्या था, इससे इकोनॉमिकली हमने बोला इकोनॉमिकली कॉन्ट्रैक्शन था। जब इकोनॉमिकल कंट्रैक्शन था होस्ट कंट्रीज में, तो उससे अब फॉर एग्जांपल कोई यहाँ का पर्सन कहीं बाहर गया है, अब वहाँ पर कोरोना फैला है फॉर एग्जांपल, तो वो वहाँ उनको क्या करेगा, उनको बोलेगा कि यार तुम ऐसा करो, तुम अपने देश में चले जाओ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हमें बहुत ऐसे केसेस देखने को आए थे, तो इसलिए उससे भी डर हो गया कि भाई वहाँ जाएंगे तो वापस भेज दिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारे कारण जो है आपको लिखने हैं, ये 2-3 कारण जो है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा और एक नजर मारते हैं। अब यहाँ से हमने बोला कि इंटरनेशनल माइग्रेशन उस टाइम पे क्यों नहीं हो पा रही थी, वो इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया था।
ठीक है, बॉर्डर को क्रॉस कर दिया गया था, ट्रैवल को बिल्कुल एकदम पूरा बैन कर दिया गया था। अब इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहा था, अगर मैं डोमेस्टिक भारत की बात करूंगा तो बॉर्डर को क्लोज कर दिया, ट्रैवल को बैन कर दिया था, आप जा नहीं सकते थे, 144 लागू था, सेक्शन धारा 144 थी। तो हमने तो उसके बाद अब जब सब कुछ बंद था तो इकोनॉमी भी ठप हो गई थी, बहुत इकोनॉमी डिग्रेड हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे अब जो माइग्रेशन होता है वो किसका होता है, माइग्रेशन होता है रूरल पॉपुलेशन का। अब वो क्यों जाते हैं, वो अर्बन सिटीज में जाते हैं, या अगर हम बोलेंगे तो यहाँ से वो इंटरनेशनली जाते हैं। क्यों जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा अर्न कर सके। या अर्बन माइग्रेशन, अर्बन कहाँ जाएगा, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएगा। क्लियर। अब वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा था उस टाइम पे, देखो हम ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, प्रीवियस 2019-20 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्या था, इकोनॉमिक्स नहीं चल रही थी, तो यहाँ का जो लेबर क्लास थी वो सबसे ज़्यादा परेशान थी बच्चे, है ना, सबसे ज़्यादा परेशान थी लेबर क्लास। मतलब क्या है कि हमारे पास जो माइग्रेशन था वो बहुत दिक्कत में था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इकोनॉमिकली शटडाउन थे, लेबर मोबिलिटी बिल्कुल ठप पड़ चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँगा कि इसको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला है, तो वो यही जो हमारी लेबर मार्केट थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट देखने को मिला है। क्लियर। अब हमने एक और आपसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिकली जो कॉन्ट्रैक्शंस थी, तो यहाँ से जो होस्ट कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं गया हूँ किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर हमको फिर से वापस भेजा जा रहा था, यानी वहाँ पर रिटर्न माइग्रेशन का एक कंसेप्ट निकल के आता है। तो ये वर्ड आपको उस समय लिखने थे, पर हाँ अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अब आपसे अगर क्वेश्चन बन सकता है तो कुछ ऐसा बनेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक से तो नहीं बनेगा, बट ये जो शिफ्ट आया है, अब फिर से वो शिफ्ट हो रहा है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन क्यों ज़्यादा हो रही है। अब आपसे इस तरह तरीके का कोई क्वेश्चन बनेगा, अब क्यों ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आपको रीज़न देने पड़ेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होता है, जो ठीक है ब्रेन वॉशिंग क्या होती है, वो सारी बातें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा क्योंकि ये पास्ट की एम है, अब दोबारा से ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट आपको इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको हमने बोल दिया कि आपको करंट सिनेरियो बताना है कि क्या हो रहा है, और बाद का सिनेरियो बताना है कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, क्या हमको रीजन देखने को मिलते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है। आपको अब वो वाला क्वेश्चन उसमें देना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने को मेरे को था नहीं, बट मैं ले आया हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ह्यूमन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, माइग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपने को इस तरीके का भी तैयार रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर पूछा गया है ब्रीफ नोट देना है ऑन फोल्डिंग, फोल्टिंग, कोरल ब्लीचिंग, सिर्फ 50 वर्ड में। देखो कंटेंट बहुत होता है, फिर से बोल देता हूँ, कंटेंट बहुत होता है, पर लिखने का कितने वर्ड्स में इसको स्पेसिफिक लिखना है ये चीज़ हमें आनी चाहिए, है ना। कितने वर्ड में लिखना है ये चीज़ हमें आनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। डन। ओके, तो हमने बात की यहाँ पर फोल्डिंग एंड फोल्टिंग की। क्लियर। तो ये है क्या फोल्डिंग और फोल्टिंग, अगर मैं सबसे पहले बोलूँगा तो कहाँ से ये उठाया गया है, फिजिकल जियोग्राफी से बिल्कुल इसको लिया गया है। क्लियर। इसमें मैं बोलूंगा कि दीज आर द टेक्टोनिक प्रोसेसेस, है ना। तो ये क्या है, तो हमने बोला फोल्डिंग और फोल्टिंग क्या है, वो एक टेक्टोनिक प्रोसेसेस है। सर कैसे टेक्टोनिक है, हमें थोड़ा सा बताइए। देखो अगर मैं बोलूंगा कि ये कोज किए जाते हैं, विच कोज्ड बाय द, कैसे कोज होते हैं, कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस विद इन द अर्थ। अगर मैं बोलूंगा अर्थ क्रस्ट पे, है ना, तो हमने बोला कंप्रेशनल एंड जब टेंशनल फोर्स जब लग रही है विद इन द अर्थ सरफेस, तो यहां से हमारे पास जनरेशन हो रही है किस चीज की, फोल्डिंग और फोल्टिंग। देखो अगर मैं सबसे पहले आपके सामने फोल्डिंग की बात करता हूं
तो फोल्डिंग कैसे होगा, देखो हर चीज में हर यहाँ पर डायग्राम बनानी है, कैसे बनानी है, तो फोल्डिंग कैसे, फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, तो अगर हमने क्या पढ़ रखा है, कन्वर्जेंस पढ़ रखा है, तो हमको पता है जब दो प्लेट्स होती हैं, एक होती है कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरी कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो रही है तो इसके पास भी सेडिमेंट होता है, इसके पास में सेडिमेंट होता है। अब ये सेडिमेंट क्या होंगे, यहाँ से हमारे को कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हमारे को सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलते हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक हमें देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास फोल्ड माउंटेन हमें देखने को मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे। अब जो फोल्ड माउंटेन होते हैं बच्चे, इनका भी स्ट्रक्चर होता है, इनका भी स्ट्रक्चर होता है, तो ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या होगा, विच इज एंटीक्लाइन, ये होते हैं एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, इस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं फोल्डिंग में। क्लियर, तो ये हमने फोल्डिंग के बारे में काफी कुछ बता दिया। ऐसे ही अगर मैं फोल्डिंग की बात करता हूँ, फोल्डिंग, अब फोल्डिंग का मतलब है फोल्ट क्रिएट होना, फोल्ट मतलब क्रैक बनना। अब क्रैक का मतलब क्या होगा, क्रैक का मतलब क्या होगा, क्रैक का मतलब सिंपल सा है कि जब हमारे पास कोई प्लेट है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। अब जब ये तुम एग्जाम में शो करके आओगे कि डाइवर्जेंस हो रही है, बीच में हमें क्रैक बन रहा है, क्रैक बनने के बाद में उसको हमने बोला फोल्टिंग, यहाँ पर फोल्ट बन रहा है, फोल्ट बनने के बाद में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, किस तरह के रोक बनेंगे, सर यहाँ से हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स हमें देखने को मिलेंगे। कौन से बनेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये इस सारे बारे में हमने बताया। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लगी, यहाँ पर फोर्स लगी जिसका नाम था टेंसाइल फोर्स, ये है टेंसाइल फोर्स और ये है कंप्रेशनल फोर्स। तो ये हमने थोड़ी सी आपसे बात की इसके बारे में, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग के बारे में। तो 50 वर्ड में बहुत है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद अगर मैं कोरल ब्लीचिंग की बात करूंगा, बच्चे कोरल ब्लीचिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक प्रोसेस है। कोरल ब्लीचिंग क्या हो रहा है, जहां पर कोरल्स एक्सपेल हो रही है, क्या कर रही है, एक्सपेल को सिम्बायोटिक जूजेंथली को, है ना। कैसे, देखो अगर मैं आपको कोरल, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, अगर मैं दूसरा कंसेप्ट लेता हूं कोरल ब्लीचिंग का, कोरल ब्लीचिंग का, क्लियर। इसमें अगर मैं कोरल ब्लीचिंग में थोड़ी सी बात करूंगा, ओके, तो कोरल ब्लीचिंग से पहले मैं थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भाई कोरल होता क्या है। तो कोरल्स जो होते हैं, ये कोरल रीफ अगर आपने सुन रखा होगा, तो इट्स ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन कोरल्स, जिसको मैं कोरल पोलिप बोलूंगा, कोरल पोलिप एंड एल्गी, और उस एल्गी का नाम क्या है, उस एल्गी का नाम है जूजेंथले। तो इनके बीच की सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। बच्चे ब्लीचिंग का केस इसका रिवर्स होगा। अब ब्लीचिंग क्या हो रहा है, अब आपने देखा होगा कोरल रीफ जो होती है वो मल्टी कलर्स की, बहुत सारे कलर्स की होती है। अब ये कलर होता है ड्यू टू कलर पिगमेंट ऑफ कोरल, है ना, ड्यू टू द कलर पिगमेंट ऑफ कोरल। डन। अब मुझसे कोरल ब्लीचिंग के बारे में पूछा गया, तो क्या होगा कि ये एक प्रोसेस है जहां पर कोरल्स जो है, अब आपको जब मैं ये टर्म बोलूंगा, कोरल्स एक्सपेल कर देती है सिम्बायोटिक जूजेंथली को। क्या बोला, कोरल्स एक्सपेल कर देती है द सिम्बायोटिक जूजेंथली को। जब कोरल एक्सपेल कर देगी तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, विच कोजिंग देम टू टर्न व्हाइट। क्या बोला कि ये जो कोरल का जो मल्टी कलर बोला ना मैंने, इसमें क्या होगा कि वो विच कन्वर्ट या विच क्या कर देगा, कोज कर देगा उनके कलर को टू व्हाइट, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका जो कलर हो जाएगा कन्वर्ट, कोज करेगा कलर टू, वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि अब क्या हुआ है, अब कोरल ब्लीच हो चुका है। अब इसके कुछ रीजन होंगे कि यार कोरल ब्लीचिंग हुई है, तो कोरल ब्लीचिंग कैसे हुई होगी। देखो, अब कोरल ब्लीचिंग को अगर आपको समझना है कि कैसे हुई है, तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि
कोरल रीफ बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है? तो कोरल रीफ के लिए कंडीशन होती है कि सैलिनिटी एक लिमिट में होनी चाहिए, 27 पीपीटी इतनी सैलिनिटी होनी चाहिए, और जो वॉर्म, हल्का सा वॉर्म ओशन टेम्परेचर होना चाहिए, पर बिल्कुल हल्का सा वॉर्म होना चाहिए। अगर राइजिंग सी लेवल हो रहा है, क्या बोला मैंने, राइजिंग सी लेवल हो रहा है, तब हमारे को कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल जाएगी। क्लियर? अगर ओशियन एसिडिफिकेशन हो रही है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रही है, तब हमारे को कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी, है ना। पोल्यूशन, देखो हमने देखा है कि पोल्यूशन होता है ओशियंस में। कैसे? कोई शिप जा रही है, शिप में ऑयल लीकेज हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी कोरल ब्लीचिंग की बात रखने बिल्कुल आएगी, है ना। सेडिमेंटेशन जो होगा, सेडिमेंटेशन बच्चे, सेडिमेंटेशन होगा तो कोरल्स में जो एल्गी होगा, एल्गी होगी, उसको लाइट ही नहीं मिलेगी। सेम केस पोल्यूशन में, जब ऑयल लीकेज होगा तो उसको लाइट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि एल्गी तो अपना खाना खुद बनाती है ना बच्चों, एल्गी तो अपना खाना खुद बनाती है। जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, तो उसको उसका लाइट से एक्सेस खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट, अगर आपको कोरल को ब्लीच करना है तो इस जूज़ैंथली को खत्म कर दो, कोरल अपने आप ब्लीच हो जाएगी। अब उसको खत्म करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, कि जिसमें से आप सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हो, पोल्यूशन की बात कर रहे हो, एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हो, सी लेवल की बात कर रहे हो। अब उसको अगर मैं बात करूँगा, कोरल्स को सैलिनिटी चाहिए होती है, तुम बहुत ज़्यादा सलाइन कर दो तब भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश वाटर दे दो तब भी खत्म हो जाएगी। तो मल्टी कारण है, और ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। ओके, आगे और क्या क्वेश्चन था? और था रिसोर्स। देखो रिसोर्स से क्वेश्चन बना है, कहाँ गया ये, है ना। रिसोर्स से ये क्या हो गया, देखिए रिसोर्स ए कल्चरल कंसेप्ट। अब रिसोर्स क्या है, ये चीज पे सवाल आ रखा है, व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स अगर मेरी नजर में कोई पूछेगा, कोई सिंपल, अगर मैं लेमन पर्सन से पूछता हूँ व्हाट इज रिसोर्स, तो बोलेगा कि जो नेचुरली अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम रिसोर्स करते हैं, वो रिसोर्स कहते हैं, है ना। बट रिसोर्स इज नॉट मेयरली ए सब्सटेंस। रिसोर्स जो है वो सब्सटेंस, सिर्फ हम उसको सब्सटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। तो इट इज नॉट मेरली ए सब्सटेंस दैट फाउंड इन नेचर। तो हमने क्या बोला कि रिसोर्स क्या है, वो नॉट मेरली ए सब्सटेंस दैट फाउंड इन नेचर। तो केवल ये वो ही नहीं है जो सिर्फ नेचर में मिल रहा हो, यही रिसोर्स नहीं होता। बट हमने बोला कि इसका जो फंक्शन होगा ऑफ ह्यूमन डिमांड और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो रिसोर्स क्या है कि rather than ए ह्यूमन, ठीक है, rather than ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन डिमांड एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है। कैपेबिलिटी, तो बोलने का मतलब है बच्चे ये रिसोर्स सिर्फ वो ही नहीं है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूंगा, रिसोर्स सिर्फ वही नहीं है जो सब्सटेंस हमारे पास है, नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस है, सिर्फ वही रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स वो है जो कि हमारे को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिसका यूज कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो यानी रिसोर्स मेनली किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे? रिसोर्स मेनली डिपेंड करेगा नेचर, मैन एंड कल्चरल टेक्नोलॉजी। क्या बोला? तो रिसोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर के ऊपर, कि नेचर में उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, हमें दी है उसकी अवेलेबिलिटी कि नहीं। मैन को, उस चीज को मैन समझा है कि नहीं, उस चीज को यूज कर पा रहा है कि नहीं, उसका कल्चर, है ना, कल्चर क्या उसको नीड है उस चीज की नहीं। और टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी के कारण ही वो उस रिसोर्सेज का यूज कर पा रहा है। तो ये एक्चुअल में रिसोर्स का असली मीनिंग होता है। तो ये भी ह्यूमन जियोग्राफी से ही ये टर्म आपसे पूछी गई है ना, ह्यूमन जियोग्राफी से ही आपसे टर्म पूछी गई है। तो यानी नेचर प्रोवाइड कर रही है पोटेंशियल, कि नेचर आपको एक सोर्स दे रही है कि आप इस सोर्स का यूज कीजिए। कल्चर जो है उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है ना,
कि आप आइडेंटिफाई करो एक नेचुरल सब्सटेंस को, और टेक्नोलॉजी बोली है कि आप इस तरीके से उस सब्सटेंस का यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ, तो यूरेनियम नेचुरली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बट टेक्नोलॉजी से उसका जब न्यूक्लियर फिजिक्स आता है तो उसका यूज किया जा रहा है एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल बनाने में उसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें देखने को मिली कहां से, रिसोर्स से। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो ये टर्म्स जो है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख दूँ एग्री बिजनेस। ठीक है, एग्री बिजनेस के रूप में भी इसको के फॉर्म में भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट फार्मिंग की, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो फार्मर्स को बोलती हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे लिए ये फसल को उगाइए। तो यानी कि क्या करती है ना, कि जो इंडस्ट्रीज होंगी, जब वो फार्मर को बोलेंगी कि आप हमारे लिए क्या करिए, हमारे लिए आप अपनी प्रोड्यूस को, जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आप हमारे लिए इसको ग्रो करो, उसको कल्टीवेट करो, तब इसको इस टर्म पे हम बोलेंगे दिस इज द कॉर्पोरेट फार्मिंग। ठीक है, दिस इज कॉर्पोरेट फार्मिंग। डन। ओके, तो ये हमने एग्री बिजनेस की बात की है आप लोगों के साथ में। ओके, सुनिएगा, तो अगर मैं एक सिंपल इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा, तो हमने बोला था कि ये कंपनी थी पेप्सिको। तो पेप्सिको जो कंपनी थी उसने बोला था कुछ फार्मर्स को कि आप हमारे लिए, जो लेज लूज बनाती है, कि आप हमारे लिए इस तरह का ये जो आलू है ये आप हमारे लिए उगाओगे, है ना। तो वो केस भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो आप इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे भी दे सकते हो, है ना। तो हमने बोला कि उसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि होता क्या है कॉर्पोरेट फार्मिंग, कि जिसमें कंपनीज क्या करेंगी, वो फार्मर को बोलेंगे कि आप अपनी प्रोडक्शन हमारे लिए करो, आप अपना जो आप कल्टीवेट कर रहे हो वो हमारे लिए कल्टीवेट करो। उसमें क्या होगा, देखो सीड से लेके, सीड होगा, टेक्नोलॉजी होगा, वो सारा वो कंपनी प्रोवाइड करती है कि हम आपको बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है। अब इससे एक और बड़ा एक प्रॉब्लम रहती है, वो है मोनोकल्चर। यानी हमने पढ़ा है कि एक जो खेत होता है, क्रॉप लैंड होगा, वहां पर मतलब कि मल्टी क्रॉप्स जो है उसको उगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी, सॉइल होगी, फर्टाइल रहती है। बट यहाँ से वो मोनोकल्चर होता है कि आपको एक ही तरह की फसल उगानी है जो उस कंपनी को आपको प्रोवाइड करनी है। तो उसी को बच्चे कॉर्पोरेट फार्मिंग कहते हैं और एग्री बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप इतने से पॉइंट एक दो एग्जाम्पल कर देंगे तो इतना पॉइंट काफ़ी रहेगा आपके इसके लिए। क्लियर है बात इतनी? तो मुझे लगता है तो ये कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके 2020 के एग्जाम में, जहां पर हमने डिस्कस किया है, जियोग्राफी के क्वेश्चंस थे ये। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को। तो आइए फिर शुरू करते हैं हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन, जहां पर जो लास्ट हुआ है एग्जाम, उसके कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द माइक्रोप्लास्टिक, क्रिटिकली एनालाइज माइक्रोप्लास्टिक एज एन एमर्जिंग कंटेमिनेट इन नेचर। तो ऐसे क्वेश्चन को तो स्टार्ट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन से स्टार्ट करो कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं। दीज आर द टिनी एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करूंगा विच इज लेस देन 5 माइक्रोमीटर, तो इसका साइज कितना होता है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर हमारे को इसका साइज देखने को मिलेगा। इसका जो डायमीटर होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? उसके बाद में हमने बोला कि ये क्या होते हैं, ये यूबिक्यूटस होते हैं। यूबिक्यूटस मतलब कि जो कि पूरे एनवायरनमेंट के, पूरे सराउंड एनवायरनमेंट में फैले हुए होते हैं ये। ठीक है, अब इनके भी देखो माइक्रो जो प्लास्टिक है वो आगे पूछ रहा है कि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि माइक्रो प्लास्टिक एक एमर्जिंग कंटेमिनेट बन चुके हैं नेचर में। तो बच्चे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसके सोर्सेज क्या है। तो ये प्राइमरी सोर्स होता है कि इसका, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं माइक्रो प्लास्टिक के प्राइमरी सोर्स का, ठीक है, तो अगर आपने जो भी कॉस्मेटिक्स कुछ देखे होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लास्टिक पैलेट्स होती हैं, है ना, स्मॉल प्लास्टिक पैलेट्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। बाकी सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, प्लास्टिक पैलेट्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो बच्चे ये सारे ही दीज क्या होते हैं, दीज आर द प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक। और सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी में मतलब ये है कि
कोई हमारे पास प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ है, बड़ी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ है, उससे जो हमें माइक्रो प्लास्टिक आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत बात करूंगा जो प्लास्टिक बोतल्स होती हैं, वहाँ से हमारे पास जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जहाँ पर भी प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से बने हुए जो प्रोडक्ट होंगे, वहाँ से जो छोटी छोटी प्लास्टिक होगी, माइक्रो प्लास्टिक होगी, वो निकल के आ रही है। तो वो सारा ही क्या है, सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक हम उसको क्लासीफाई करेंगे। और प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होगी जो सिर्फ मतलब कि बिल्कुल प्राइमरली ही बनाई गई थी, अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ तो, ठीक है, जो स्टार्टिंग से ही हमें देखने को मिल रही है। और सेकेंडरी का मतलब कि जो अगर फॉर एग्जांपल एक बोतल है, तो बोतल के बाद में उससे जो माइक्रो प्लास्टिक निकल रही है, जब उस पे यूवी रेडिएशंस जो है वो पड़ रही हो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक बोतल्स होती हैं उनको बोला जाता है कि इसमें गर्म पानी में डालो, इसको धूप में मत रखो। इससे क्या होगा कि वो प्लास्टिक ना मेल्ट होने लगती है। जब मेल्ट होने लगती है तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो किस में आती है, वो उससे निकल के आपके अंदर चली जाएगी और कंटेमिनेशन करेगी। क्लियर? तो उन्होंने पूछा है कि आपको बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सब दो तरह की हमें क्या देखने को मिलती है, माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलती है। अगर आपने कुछ एक लेटेस्ट न्यूज़ में था, अभी एक मतलब अगर थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, तो वहाँ एक आई थिंक 1.5 ईयर हो चुका है, तो वहाँ पर बोला गया था, माइक्रो प्लास्टिक का एक टॉपिक आया था कि जहाँ पर ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक के सैंपल देखने को मिले, है ना। तो वो कैसे किया होगा अंदर, वो इन्हीं के थ्रू ही तो अंदर गया है। या प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक की बात करूंगा या सेकेंडरी की बात करूंगा, तो यहीं से तो अंदर गया है वो। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल रिस्क क्या है इस माइक्रो प्लास्टिक से, है ना। माइक्रो प्लास्टिक एक यूनिक थ्रेट है, और अगर मैं बात करूंगा तो ये एक वेक्टर है फॉर द कंटेमिनेंट्स, है ना, वेक्टर है फॉर द कंटेमिनेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो एक तो होता है कि माइक्रो प्लास्टिक का कण, स्मॉल, इतना छोटा पार्टिकल है माइक्रो प्लास्टिक का कि वो तो थ्रू द एयर हमारे अंदर चला जाएगा, और दूसरा स्किन जो है उसको एड्सॉर्ब कर लेती है ना, एड्सॉर्प्शन। तो हमने बोला कि इसका जो है पहला रीजन है एड्सॉर्प्शन। तो ड्यू टू द हाई सरफेस रीजन, है ना, हाई सरफेस एरिया और केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, तो इसको एड्सॉर्ब कर लेता है ये जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, हैवी मेटल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने बोला कि सरफेस एरिया होने के कारण, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया, ओके, एंड केमिकल कंपोजिशन, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया एंड केमिकल कंपोजिशन, इट एब्जॉर्ब कर लेगा पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को, एंड हाईली कंटेमिनेटेड एलिमेंट से, और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, कोई एलिमेंट होंगे, है ना, कोई मेटल्स होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, तो उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और उससे जो है ये, एंड जो भी स्मॉल, अगर मैं बात करूंगा तो पैथोजेंस फ्रॉम सराउंड। क्लियर? तो फर्स्ट तो है इसका कारण, वो है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जिसको हमने बोला कि अगर मैं फिजिकल और केमिकल रिस्क की बात करूंगा तो उसमें जो फर्स्ट आएगा एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन जो इसका एक फीचर है, जिससे क्या हो रहा है कि ये रिस्क को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। दूसरा एक कारण होगा विच इज, एक एड्सॉर्प्शन है, दूसरा है ट्रॉफिक लेवल। यानी ट्रॉफिक लेवल में हम बात करेंगे कि ये बायोमैग्निफिकेशन का काम कर रहा है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्पीशीज में ये माइक्रो प्लास्टिक चला जाएगा, उसको कोई और खाएगा, तो यानी पूरी फूड चेन में ही ये माइक्रो प्लास्टिक की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और विच इज ए एमर्जिंग कंटेमिनेंट बन चुका है नेचर में। ओके, तो क्या इसका रेमेडिएशन इजी है, क्या रेमेडिएशन इसका हो सकता है, क्या इससे प्रिवेंट किया जा सकता है? नहीं, इसका प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो हमने बोला कि इसका जो स्मॉल साइज होने के कारण और वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, इससे जो है
इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम नहीं हो पा रहा और नहीं हो सकता है। इसके लिए जो भी हमारे अभी इस टाइम पे अगर मैं बात करूँगा तो जो भी हमारे वाटर फिल्ट्रेशन या अदर फिल्ट्रेशन जो भी हमारे मेथड हैं वो इस चीज़ को माइक्रोप्लास्टिक को नहीं रोक पा रहे हैं ड्यू टू इट्स साइज। ठीक है, तो ये इसमें आप बोल सकते हैं वैसे जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स 2016 इसको जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन 2016 में, ताकि हम इस प्लास्टिक के ऊपर बैन कर सके, इसको बैन कर सके। तो अभी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रखा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक है उस चीज को थोड़ा कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अगर कुछ इन इनिशिएटिव को देखेंगे तो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, बाकी जो इसकी जो थिकनेस है ना, जो कि अभी हमने बताया था, तो थिकनेस को लेके भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एंड अगर मैं बोलूँगा तो इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कोई बोटल्स है तो उन बोटल्स को वापस लिया जाएगा जो कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। तो ये भी इस रूल्स में जो प्रिवेंशन ऑन द, ठीक है, जो कि प्रिवेंशन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं उसके अंदर इसको रखा गया है। क्लियर? तो ये हमने थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से हमने बताया कि माइक्रो प्लास्टिक एक एमर्जिंग कंटेमिनेंट बन चुका है नेचर में। क्लियर? तो ये हमने थोड़ी सी आपसे बात की। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द मेजर थ्रेट टू ग्लोबल इकोसिस्टम? एक्सप्लेन पेनोरमा। डिस्कस द रोल ऑफ द IUCN इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि क्या थ्रेट है ग्लोबल इकोसिस्टम को लेके। ओके, देखिए हमने जो बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी को लगातार डिग्रेडेड बायोडाइवर्सिटी और जो हैबिटेट लॉस हो रहा है उससे लगातार इंक्रीज हो रहा है थ्रेट टू ग्लोबल इकोसिस्टम। फिर भी एक याद कर लेते हैं कैसे सर, HIPPO विच इज H फॉर हैबिटेट लॉस, है ना। तो ये एक कारण हो सकता है। इन्वेजिव स्पीसीज, है ना, कोई दूसरी स्पीसीज का आना वो भी ग्लोबल इकोसिस्टम को उसके लिए थ्रेट हो सकता है। पॉपुलेशन, तो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो भी एक थ्रेट के काउंट में हम उसको काउंट कर सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन जो है। ओके, और देन हमारे पास है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन भी वन ऑफ द फैक्टर होगा जो कि ग्लोबल इकोसिस्टम को थ्रेट के रूप में हम देख सकते हैं। एंड लास्ट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन की हमने बात कर रखी है कि नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट लॉस, इसको डिग्रेड करने में, जो कि अल्टीमेटली किसका है, थ्रेट टू द ग्लोबल इकोसिस्टम। तो ये आपको अपने बताना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में कि सर दीज आर द मेन रीजन विच आर द थ्रेट टू द ग्लोबल इकोसिस्टम। अगर उसके बाद हमसे टर्म पूछी है कि बताइए भाई पेनोरमा क्या होता है। अब ये फिर से बोलूंगा, उस टाइम पे करंट में थी, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि किसके लिए क्या काम करती है, जो कि काम करती है विच बिलोंग्स टू सॉल्यूशन फॉर ए हेल्दी प्लेनेट। ठीक है, तो ये क्या है, पेनोरमा इज द सॉल्यूशन फॉर ए हेल्दी प्लेनेट। हेल्दी प्लेनेट के लिए, सॉल्यूशन के लिए बोल रही है, सॉल्यूशन फॉर ए हेल्दी प्लेनेट। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या कर रही है, ये आइडेंटिफाई कर रही है। क्लियर? ये जो इनिशिएटिव है पेनोरमा आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाइज। क्लियर? उसके बाद में जो भी टेस्टेड और रेप्लिकेबल सॉल्यूशन है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा है, डाटा को काउंट कर रहा है, टू क्या बोला हमने, टू टेस्ट कर रहा है और एप्लीकेबल सॉल्यूशन दे रहा है ना। टेस्टेड एंड पहले टेस्ट कर रहा है, फिर रेप्लिकेबल सॉल्यूशन फॉर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने बात की है फॉर कंजर्वेशन एंड
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली बच्चे पेनोरमा जो था वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप थी, जिसमें कि डाटा को एनालाइज किया जा रहा है, जिसमें जो एनालाइज करने के बाद में उसको टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद में कुछ रेप्लिकेबल सोल्यूशन दिए जा रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रखी है। तो ये एक पेनोरमा उस टाइम पे एक ग्लोबल पार्टनरशिप थी जिसकी हमने बात कर ली है। उसके बाद में हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि रोल ऑफ IUCN क्या है, IUCN का रोल क्या है बच्चे। तो IUCN का रोल हमने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ा है। जैसे कि उसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट रोल तो ये है कि ये एक रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, जिसमें कि जो भी पॉपुलेशन है स्पीसीज की उसका कितना काउंट है, क्या वो पॉपुलेशन डिग्रेड हो रही है कि नहीं हो रही, उसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे को इस लिस्ट में पूरी वो इस बुक में पूरा वो लिखा होता है। दूसरी बात, जो IUCN है बच्चे वो एडवाइजरी का भी काम करता है ना, एडवाइजरी का भी काम करता है। बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एडवाइस करने का काम करता है, जैसे कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल होगी, है ना। ओके, तो एडवाइजरी है, चाहे वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हो, नॉलेज शेयर कर रहा हो या हेल्प कर रहा हो इन पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, ये IUCN काम कर रहा है, जो हमने आपसे बात की। और IUCN जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज भी, अब आज जो भी हम प्रोटेक्टेड एरियाज देते हैं वो सारे IUCN ने ही तो सबसे पहले बताए थे, है ना। तो इसने इनको 1 to लेके 6 तक प्रोटेक्टेड एरियाज ये सारा IUCN ने बताया। बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करता है IUCN को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशन की ओर से, और ये काम करता है विच इज जो इसका नेम भी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसके रिजर्व उसको कंजर्वेशन के लिए भी ये काम करता है। तो ये हमने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में बोल दिया कि क्या रोल है इसका IUCN का इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, तो वो हमने बता दिया। क्लियर। तो बच्चे इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है कि जो उसने डिमांड कर रखी है उस डिमांड को फुलफिल कर दो, थोड़ा सा उसमें एग्जांपल ऐड कर दो। अब इन्वायरमेंट हो तो इन्वायरमेंट में आपको एग्जांपल भी ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। डिस्कस विद सम सुटेबल एग्जांपल the eco-friendly measures suggested by the Ministry of Environment and the Climate Change to mitigate the impact of the linear infrastructure on। देखो सिंपल सी बात है कि क्या इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इस पे सिंपल सा सवाल है। आइए देखते हैं। तो बच्चे अगर मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, मिनिस्ट्री ने क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, तो वहाँ पर इनसे बात करके इनकी गाइडलाइंस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने प्रमोट किया स्मार्ट ग्रीन इंफ्रा। तो उन्होंने प्रमोट किया स्मार्ट ग्रीन इंफ्रा की इंफ्रा होना चाहिए बट उसको स्मार्ट तरीके से बनाओ और उसको ग्रीन तरीके से बनाओ, ताकि जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इन्होंने कुछ अलग अलग आपको वो बताए इन्होंने इनिशिएटिव, जैसा कि उन्होंने पहला बोला कि प्लानिंग होनी चाहिए एंड अवॉइड, है ना, प्लानिंग होनी चाहिए और अवॉइड करो। आपको अवॉइड क्या करना है, प्लानिंग और अवॉइडिंग, मतलब कि इसमें जहां पर भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज है वहां पर किसी भी तरह का इंफ्रा को अवॉइड करो, वहां पर इंफ्रा मत बनाओ, ठीक है, वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज मत करो। तो जो आपके रोड होने चाहिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो, प्लान्ड रोड अवे फ्रॉम द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। तो पहली बात तो इन्होंने ये रखी। दूसरी बात रखी इन्होंने कि अगर आपको नहीं मिल रहा कोई ऐसा प्लेस, अगर आपको क्रॉस करना ही पड़ रहा है तो इस तरीके से करो कि आपकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट कनेक्टिविटी हो, है ना, हैबिटेट कनेक्टिविटी हो, तो आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि मिटिगेट करना है किस चीज़ को, जैसे मतलब कि जो लॉसेस है मिटिगेट करना है स्ट्रक्चर्स को, और जो लॉसेस है ह्यूमन और जो एनिमल के कन्फ्लिक्ट के कारण आ रहे हैं उसको। देखो हैबिटेट कनेक्टिविटी है कि अगर मान लीजिए आपका जो इनिशिएटिव है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में ही आ रहा है, कुछ और नहीं है आपके पास ऑप्शन, तो इस तरीके से बनाइए कि दो आप रीजन को कनेक्ट कर पाए, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्स वहां पर बना दीजिए जिससे इस चीज को
कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अभी आप करंट में कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर मैं बात करूँगा नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर रेलवे है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक इनिशिएटिव लिए हैं, जहाँ पर कि रेलवे जो ट्रैक होंगे वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सेंसर्स लगा रखे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो ह्यूमन और जो रेल और जो एनिमल्स का, अगर मैं एलिफेंट की बात करूंगा तो वहाँ पर उनके जो कोलिजन है उस चीज़ को रोका जा सके, है ना। एक्सक्लूसिव जो कुछ ETS करके हैं, अगर आप उसको देख लीजिएगा, तो ऐसा कुछ वहाँ पर इनिशिएटिव किए गए हैं। अब ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, तो वो सारा ही इसी के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये बोला गया, और तीसरा पॉइंट बोला गया कि टेक्नोलॉजी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए वहाँ पर, अर्ली वार्निंग। तो क्या बोला, लिख देता हूँ, तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर बोला गया है कि अर्ली वार्निंग सेंटर्स होने चाहिए, कि कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले पता लगे, और यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो ये इन्होंने 3 बातें बोली थी। यहाँ पर अर्ली वार्निंग सेंटर भी होने चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर की गई थी कि यहाँ पर स्पीड रिडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड रिडक्शन के लिए जो ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, वो भी इसमें लगाए होने चाहिए। तो ये सारा इन्होंने बोला गया है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द वाइल्ड लाइफ वो कम हो सके। ओके, तो बच्चे कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको, अब ये सारा जो हुआ है, ये जो क्वेश्चंस बने हैं, ये बने हैं उस बेसिस के ऊपर, जब वहाँ पर पेपर हुआ है 2020 में, तो वहाँ पर ये कुछ करंट में इवेंट रहे होंगे जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बने हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, करंट पे एक्टिव रहना है। जो भी करंट में आ रहा है उसको बिल्कुल अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिए, और उसको साथ साथ में उसको समझिएगा, उसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस आए थे जो आपके एग्जाम में आए थे, चाहे वो एनवायरनमेंट के हो, चाहे वो जियोग्राफी के हो। तो इसमें अब ये जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कंक्लूजन इतना बनता नहीं है, ठीक है। जहाँ पर कुछ पूछा गया हो, अब हर एक छोटा सा बता देता हूँ क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में, अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि इंट्रो पार्ट देना है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है। कई क्वेश्चन का स्टार्टिंग में हमने सिंपल वो ट्रॉपिक साइक्लोन्स पूछ रहा है या फलाना पूछ रहा है, उसमें हम क्या कंक्लूजन देंगे, उसमें इन क्वेश्चंस पे कंक्लूजन नहीं आते। यहाँ पर ये है कि आपसे जो पूछा गया है माइक्रोप्लास्टिक है, क्या वो उसको क्रिटिकल एनालाइज करना है, कर दिया एनालाइज, ठीक है। यहाँ पर आप इतना भी क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, आपको कोई गलत नहीं करेगा, क्लियर। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ क्वेश्चंस में गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव मांगा है, आपसे कुछ वे फॉरवर्ड मांगा है, ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चंस में आपको अपना कंक्लूजन देना पड़ेगा, क्लियर। तो ऐसे इसको सिंपली हम एक पैटर्न होता है, इंट्रो लिख दी। इंट्रो में आप कोई न्यूज़ भी लिख सकते हो जो कि करंटली कुछ चल रहा हो न्यूज़ में, या आपको कोई स्टेप याद आता है, कोई आपको डाटा आता है, आप उसको मेंशन कर दो, क्लियर, ठीक है। नहीं आता कुछ भी तो आप जो कोई सिंपल कोई डेफिनेशन से भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। जब कुछ भी नहीं सूझ रहा तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, जो उसने एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो वाला क्वेश्चन आपको बॉडी पार्ट में लिखना है। उसके नीचे कुछ वे फॉरवर्ड दे सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कर लो, ठीक है, ओके। लास्ट में अपने पास कंक्लूजन आता है, जहां पर आप बोलोगे कि जो है उसमें अगर ए और बी लिखा है तो हाँ ये सही है, बी सही है, इसमें थोड़ा और ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ऐसे करके आप इसको क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।